Hi friends, so yesterday we have covered till 21 subsection 3. So today we will be starting from the subsection 4. Now हमने इससे पहले जो पढ़ा कि भाई जो बेसिकली आपका क्या होगा सब्सिक्वेंट इंट्रावेंशन जो थे, ठीक है, कि भाई प्रोहिबिट करेगा अगर बार बार कोई भी आपका जो सेलर है वो अगर बार बार उस चीज़ को इंडोर्स कर रहा है, ठीक है, जो आपका इंडोर्सर है, ठीक है, तो वो बार बार उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो जो इंडोर्सर है को किसी भी गुड से 1 साल तक बैन किया जा सकता है, ठीक है, और वो 3 साल तक जा सकता है। तो वो चीज़ हमने इसमें डिस्कस करी सब सेक्शन 3 के अंदर प्रोवाइजो में। अब जो है हम नाउ विल बी मूविंग टू सब सेक्शन 4। अब जो 21 सब सेक्शन 4 बोलता है कि भाई वेयर द सेंट्रल अथॉरिटी सेटिस्फाइड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दैट एनी पर्सन इज़ फाउंड टू पब्लिश और इज़ अ पार्टी to the publication of a misleading advertisement, it may impose on such a person a penalty which may extend to 10 लाख रुपीज़। तो जो ये है कि भाई अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद सेंट्रल अथॉरिटी को पता चलता है कि भाई ये जो पर्सन है इसने जो पब्लिकेशन करा है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, पब्लिश करा है और उसको पाया जाता है उसके आरोप में, सो द सेंट्रल अथॉरिटी कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज़ विच कैन इम्पोज अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड्स टू 10 लाख रुपीज़, ठीक है। दिस सेज सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 ऑफ द 21 Consumer Protection Act 2019. Now we are moving to the 21 sub clause 5. No endorser shall be liable to a penalty under subsection 2 and subsection 3 if he has exercised due diligence to verify the veracity of the claims made in advertisement regarding the product or service being endorsed by him. तो ऐसे कोई भी इंडोर्सर को पेनल्टी उसके ऊपर नहीं करी, उसको पेनल्टी के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा जिसने सेक्शन 2 और 3 का एक्सरसाइज करा है ना, ड्यू डिलिजेंस उसने लिया है। अब अच्छा, ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि भाई जो भी कंपनी है, लेट सपोज कि फॉर विच जो इंडोर्सर वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो वो जो कंपनी के एडवर्टीजमेंट जिस भी वो प्रोडक्ट का कर रहा है, लेट सपोज कोई क्रीम का कर रहा है, ठीक है, तो उसने उसका ड्यू डिलिजेंस लिया है, उसको पता है कि भाई पहले से ये कंपनी चली आ रही है और इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं पाई गई है इनके प्रोडक्ट्स में, उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं। तो इस बेसिस पे जो है इंडोर्सर पूरा ड्यू डिलिजेंस लेगा, ठीक है। तो वो ड्यू डिलिजेंस उसका लेगा। वेरासिटी ऑफ द क्लेम का मतलब क्या है कि भाई वेदर जो वो प्रोडक्ट है क्या वो ट्रू है या फिर एक्यूरेट है, तो इसके ऊपर वो पूरा वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, जो भी उसको इंडोर्स कर रहा है। तो इंडोर्सर की ये जिम्मेदारी है। सो जो भी वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस का एडवर्टीजमेंट या फिर जो भी उसको इंडोर्स कर रहा है वो इंडोर्सर, तो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर वो ये सारी चीज़ों को फॉलो करेगा। अब जो सब सेक्शन 6 है, अब जिसमें सब सेक्शन 6 है कि बोलता है कि नो पर्सन शैल बी लाइबल टू सच पेनल्टी इफ़ ही प्रूव्स, अगर वो प्रूव कर देता है दैट ही हैड पब्लिश्ड और अरेंज्ड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ सच एन एडवर्टीजमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। तो ये प्रूफ कर देता है कि भाई जो भी उसने चीज़ पब्लिश करी है फिर अरेंज करी है फॉर द पब्लिकेशन उस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, वो उसने किस में करी है, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करी है, ठीक है। तो भी उसके ऊपर उसके नो सच डिफेंस शैल बी अवेलेबल टू सच पर्सन इफ़ ही हैड द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द विड्रॉवल और मॉडिफिकेशन ऑफ सच एडवर्टीजमेंट। तो अगर वो पर्सन क्या है, जो प्रीवियसली अथॉरिटी ने बोला होगा, सेंट्रल अथॉरिटी ने, कि भाई आपने जो है कि विड्रॉ क्यों नहीं करा या फिर मॉडिफिकेशन नहीं करा उस एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, जो ऑर्डर पास करा था किसने, सेंट्रल अथॉरिटी ने। तो वहाँ पे जो है कि एक यहाँ पे प्रोवाइजो है जो उसको डिफेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला सब सेक्शन 6 है ना, प्रोवाइजो को छोड़ के वो बोलता है कि भाई हम पेनल्टी उस पर्सन के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी अगर वो ये प्रूव कर देता है कि भाई जो भी उसने पब्लिश करा है या फिर अरेंज करा है फॉर द पब्लिकेशन उस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, तो उसने वो किस में करा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करा है। लेकिन उसमें वही प्रोवाइजो एक बोलता है कि भाई नो सच डिफेंस शैल बी अवेलेबल टू सच अ पर्सन इफ़ ही हैड द प्रीवियस नॉलेज, अगर उसको प्रीवियस नॉलेज है लेकिन फिर भी वो चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर रहा है या फिर विड्रॉ नहीं कर रहा है उस एडवर्टीजमेंट से, तब उसके ऊपर जो है क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी और फिर उसको ये डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो अभी हमने यहाँ पे सब सेक्शन 621 सब सेक्शन 6 की बात कर ली है।
Friends, we are talking about here about the power of the central authority to issue direction and penalties against false or misleading advertisement. Now, moving further, we will be talking about the subsection जो है 7 आपका, ठीक है. While determining the penalty under this section, regard shall be had to the following namely, ठीक है. तो पहला क्या है कि भाई पेनल्टी को डिसाइड करने के कैसे करा जाएगा, ठीक है. तो ये सारे चीज़ जो सेक्स जो 7 सब क्लॉज ए, 7 सब क्लॉज बी, 7 सब क्लॉज सी और 7 सब क्लॉज टी के अंदर लिखे हैं कि भाई क्या क्या होंगे, ठीक है. तो पहली बात क्या है कि उसने कितनी पॉपुलेशन और कौन से एरिया को इम्पैक्ट करा है. हो सकता है कि वो एरिया लोकल हो सकता है कि वो एरिया लोकल से और ज़्यादा हो, ठीक है. और लोकल से और ज़्यादा मतलब स्टेट लेवल का, फिर उसके बाद नेशनल लेवल का हो. तो व्हाट एरिया इट हैज़ इम्पैक्टेड, ठीक है, जो भी ऑफेंस उसने करा है पेनल्टी डिटरमिन करने के लिए, और कितने लोगों को अफेक्ट करा है. तो पॉपुलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड द एरिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमिनिंग द पेनल्टी. The second is the frequency and the duration of such offense. Frequency means how many times that has been repeated, ठीक है. उस पर्टिकुलरली एडवर्टीजमेंट को जो पब्लिशर एंडोर्सर या फिर पब्लिशर जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहा था उसको कितनी बार उसने रिपीट करा है और कितने जो है समय के लिए यानी कि ड्यूरेशन के लिए उसने उस चीज़ को रिपीट करा है, ठीक है. तो वो कितने समय का था जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट था, हो सकता है वो 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो या 5 मिनट का हो. तो वो भी ऑफेंस जो है कि काउंट करने, वो भी एक ऑफेंस है जो पेनल्टी को डिटरमिन करेगा. थर्ड इज वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय सच ऑफेंस. अब ऐसे ऑफेंस से कौन से क्लास के लोग ज़्यादा वल्नरेबल रहे, ठीक है. क्या हो सकता है कि वो सीनियर सिटीजन्स के लिए एड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है कि वो मेल्स के लिए हो, या फिर ऑल जो सारे जो है सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट हो वो मिसलीडिंग हो, ठीक है. तो क्लास भी यहाँ पे जो है कि यहाँ पे रखती है, ठीक है. कौन सा मतलब कि क्लास उससे अफेक्ट हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मेल है या चाइल्ड है, लिटरेट, इलिटरेट, पुअर, है ना, सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स. तो ऑल दीज कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय सच काइंड ऑफ misleading advertisement. Now the D is the gross revenue from the sales affected by the virtue of such offense. तो भाई उस पर्टिकुलरली अफेक्ट उस पर्टिकुलरली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसकी सेल से, ठीक है. तो वो भी डिटरमिन करने में हेल्प करेगा एक जो है कि पेनल्टी को, ठीक है. नाउ द सब सेक्शन 8 ऑफ द 21 सब क्लॉज 8 सेज अबाउट द सेंट्रल अथॉरिटी शैल गिव द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग OBH एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज पास. तो यहाँ पे जो है कि भाई इस सेक्शन को इस जो ऑर्डर इस सेक्शन के अंदर पास करने से पहले सेंट्रल अथॉरिटी जो है कि OBH देगी, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट द जो है डिफेंडेंट पार्टी को, ठीक है, कि भाई आप अपने आप को डिफेंड करिए, तो ये उसको सुनने का मौका दिया जाएगा, ठीक है. अब जो है हम बात करेंगे सेक्शन 22. सेक्शन 22 जो बात करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, सर्च एंड सीजर के बारे में बात करता है. सर्च का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ को ढूंढना, और सीजर मतलब किसी चीज़ को सीज करना, ठीक है. तो ये बेसिकली जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1973 का है, तो वही सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो सर्च एंड सीजर के उसमें हुए हैं, ठीक है. तो पहला क्या है, द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर एन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19. तो जब हमने सेक्शन 19 समझा था तो क्या उसमें क्या था कि भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, कंडक्ट होगी इन्वेस्टिगेशन आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. कौन करेगा, वो डायरेक्टर जनरल करेगा या फिर कोई भी अदर ऑफिसर करेगा जिसको ऑथराइज करा है डीजी ने, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा. एज द केस मे बी if he has any reason to believe that person has violated any consumer right or committed any unfair trade practices or caused any false or misleading advertisement to be made shall, ठीक है. तो भाई अगर उसने कोई भी क्या करा है, ये जो है वॉयलेट करे हैं कंज्यूमर के राइट और कमिट करा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो जो भी रीज़न होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे अब हम डील करेंगे सेक्शन 22 सब क्लॉज ए के अंदर, कि भाई एंटर एट एनी रीजनेबल टाइम इनटू एनी सच प्रेमाइसेस एंड सर्च फॉर एनी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड और आर्टिकल और एनी फॉर्म ऑफ एविडेंस एंड सीज सच डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, आर्टिकल और सच एविडेंस. तो भाई
कहीं कभी भी जो है अथॉरिटी यहाँ पे जा सकती है कोई भी रीज़नेबल टाइम पे, ठीक है, उस प्रेमाइसेस में जहाँ पे उनको लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट मिल सकता है, उसका सर्च कर सकती है, उसको सीज़ कर सकती है, एविडेंस को, अदर फॉर्म्स ऑफ एविडेंस को भी, और रिकॉर्ड को, आर्टिकल्स और सच एविडेंस, ठीक है। अब सेक्शन सब 22 सब क्लॉज बी बात करता है कि मेक अ नोट और एन इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड और आर्टिकल, ठीक है। तो उसका क्या बनाया जाएगा, नोट बनाया जाएगा, और साथ ही साथ क्या है, उसको जो है इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड और आर्टिकल, मतलब कि भाई जो फॉल्स गुड्स हैं अभी सेलर के पास कितना पड़ा है तो उसके बारे में जानकारी, मतलब कि ठीक है, तो वो क्या है, इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड। तो ये होता है इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड, तो उसका नोट बनाया जाएगा, जो नोट बनाया जा सकता है, या फिर इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड की भाई जो वो पर्टिकुलरली सेलर है या फिर फॉर्म है उसके पास कितना अभी ये गलत माल पड़ा है, तो उसके बारे में जानकारी पूरी रखना, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद जो है 22 सब क्लॉज सी में क्या है कि रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और आर्टिकल। अब यहाँ पे क्या है कि भाई किसी भी पर्सन को जो है कि यहाँ पे प्रोड्यूस करने को बोल सकती है ना, जो आपका सेंट्रल अथॉरिटी है कि भाई ये चीज़ पर्टिकुलरली प्रोड्यूस करो, तो रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड, ठीक है, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स। तो ये चीज़ मैंने बताया, और उसके बाद जो सब सेक्शन 2 है वो बोलता है कि भाई जो अपना CRPC है उसका 1973 वाला, तो उसके ही जो भी प्रोविजंस होंगे वो यहाँ पे अप्लाई होंगे सर्च एंड सीजर के लिए, ठीक है। अब सब सेक्शन 3 जो बात करता है वो बात करता है कि एवरी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड और आर्टिकल सीज अंडर सब क्लॉज ए और सब सेक्शन 1 और द प्रोड्यूस अंडर सब क्लॉज सी, ठीक है, जो सब क्लॉज सी के अंदर प्रोड्यूस करने की बात करी गई है, और of that subsection shall be returned to the person from whom they were seized or who produced the same within a period of 20 days of the date of such seizure or production, as the case may be, after copies thereof or extracts them therefrom certified by that person in such a manner एज मे बी प्रिस्क्राइब हैव बीन टेकन, ठीक है। तो भाई अब क्या करना है कि भाई जो भी वो आर्टिकल सीज करा है, ठीक है, आर्टिकल सीज करा है अंडर सब क्लॉज ए सब सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, और प्रोड्यूस करा गया है जो है कि सब सेक्शन 1 के अंदर सी के क्लॉज सी के अंदर, ठीक है। तो जिससे भी वो चीज़ पर्टिकुलरली सीज करी है तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको वो वापस देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सो देवर सीज हु प्रोड्यूस द सेम विद इन अ पीरियड ऑफ 20 डेज, तो 20 डेज में वो क्या करना पड़ेगा, उसे रिटर्न भी करना पड़ेगा उसी पर्सन से जिससे उसने सीज करा है सेंट्रल अथॉरिटी को। और उसी के साथ साथ क्या है कि उसकी कॉपी वो जो है सेंट्रल अथॉरिटी उस पर्सन से मांग सकती है एज एन एविडेंस, और साथ ही साथ उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी हो सकती है उस पर्सन से मांग सकती है, और प्रिस्क्राइब कर सकती है कि भाई उसको या फिर उसको ले सकती है, हैव बीन टेकन। तो ये चीज़ हमने इसमें पढ़ी कि भाई सर्च का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी, आपको पता है। ये सीज़र का मतलब ये होता है कि भाई मीन्स कि किसी भी चीज़ को जब्त कर लेना, ठीक है, तो एज अ एविडेंस तो वो सेंट्रल अथॉरिटी उसको ले सकती है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। नाउ वी विल बी मूविंग टू सब सेक्शन दिस 4, ठीक है। तो 4 वाले में बात करेंगे, वेयर एनी आर्टिकल सीज्ड अंडर सब सेक्शन 1 आर सब्जेक्ट टू द स्पीडी और नेचुरल डीके, द डायरेक्टर जनरल और सच अदर ऑफिसर्स में डिस्पोज ऑफ द आर्टिकल इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो कोई भी आर्टिकल जो सीज करा गया है और वो क्या है, ख़राब हो सकता है, जल्द ही वो नेचुरल डीके का शिकार हो सकता है, वो जो आर्टिकल जब्त करा गया है, तो उसको क्या कर सकता है, वो ऑफिसर बोल सकता है कि आपको किस तरीके से उसे क्या करना है, जो है कि डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये जो चीज़ है वो डिसाइड कौन करेगा, डीजी डिसाइड करेगा, ठीक है। अब जो आर्टिकल्स जो यहाँ पे सेक्शन सब क्लॉज 5 है 20 जो आपका सेकंड का, तो वो बात करता है बेसिकली इन द केस ऑफ आर्टिकल्स अदर देन द आर्टिकल्स रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 4 प्रोविजंस कंटेन्ड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 38 सेल म्यूटेटिस मुटेंडिस इन अप्लाई इन रिलेशन टू एनालिसिस और टेस्ट। अच्छा, एक यहाँ पे जो शब्द आया है मोटेटिस मुटेंडिस, ये चीज़ क्या है बेसिकली कि ये एक लीगल मैक्सिम है दैट टॉक्स अबाउट विद द नेसेसरी चेंजेस, कौन कौन से ज़रूरी बदलाव किए जा सकते हैं, चेंजिंग व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, ये हम इसको बोलते हैं, रेफर करते हैं, ठीक है। कि भाई आर्टिकल सीज किए तो कंपेयर करना उसकी कॉपी के साथ,
तो वो क्या है, एक तरीके से चेंज है, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल आर्टिकल होगा वो अलग होगा और जो डुप्लीकेट होगा वो अलग आर्टिकल होगा। तो कहीं ना कहीं उसके चेंजेस हो रहे हैं, उसकी कंपेरेबिलिटी करी जा रही है, उसको कंपेयर करा जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट से खरीदे वैसे के आर्टिकल एंड कंपेयर करना, ठीक है भाई। जो मार्केट से उन्होंने ओरिजिनल, सेंट्रल अथॉरिटी ने ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदा और जो डुप्लीकेट जो बेच रहा है उसको खरीदा, उसको लिया मतलब, और उसके बाद उसका कंपैरिजन करा कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं, ओरिजिनल कॉपी उसकी कॉपी करी गई है या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ जो है मोटेंटिस हमें लीगल मैक्सिम समझाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। ये चीज़ आई होप आपको समझ आया होगा। अब नाउ मूविंग टू द सब सेक्शन 5, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे हाँ, और क्या है कि भाई सब सेक्शन 5 में बात करी गई है मोटेंटिस सेल अप्लाई इन रिलेशन टू टेस्ट और एनालिसिस, ठीक है। तो बेसिकली जो आर्टिकल जब्त करा है, ठीक है, जो आर्टिकल जब्त करा है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका टेस्ट और एनालिसिस करा जाएगा। अच्छा, टेस्ट और एनालिसिस के लिए यहाँ पे जो सेक्शन है 38 है। नाउ द सेक्शन 38 सब क्लॉज 2 जो है कि यहाँ पे, फिर उसके बाद आपका ये बात करता है कंप्लेंट के बारे में। जो कंप्लेंट एलिज होगी, ठीक है, उस पर्टिकुलरली डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जो ये डुप्लीकेसी वाला मटेरियल बेच रहा है, तो उसके गुड्स में कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा। अब उसके गुड्स में कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा तो वो डिटरमिन नहीं किया जा सकता बिना किसी टेस्ट या फिर एनालिसिस ऑफ गुड्स के। तो वो टेस्ट होगा कहाँ पे, लेबोरेटरी में होगा, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। अब एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी जो है सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है। अब जो सेक्शन 2 के अंदर जो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी डिफाइन है कि भाई कोई ऐसे गुड्स जो किसी भी डिफेक्ट से सफ़र कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका जो है टेस्ट और एनालिसिस होगा। और वो कौन करेंगी, जो है आपका सेंट्रल एजेंसी करेगी। सेंट्रल एजेंसी मतलब कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो हो सकता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो सकता है, कोई स्टेट अथॉरिटी हो सकती है या फिर नेशनल अथॉरिटी हो सकती है। तो वो जो सेक्शन 2 है उसके अंदर अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी बताया गया। तो वहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में इसका क्या होगा, टेस्टिंग होगा, ठीक है। और उसके सैंपल ऑफ गुड्स को ऑब्टेन किया जाएगा जो भी कंप्लेन की गई है। फिर उसके बाद उसको सील करा जाएगा। सील करने के बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ हमने सेक्शन 5 में पढ़ी थी। और उसके बाद क्या होगा कि फाइंड आउट वेदर सच गुड्स हैज़ एनी डिफेक्ट और नॉट, कि हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा वेदर जो हमने चीज़ को एनालिसिस करा, उसका टेस्ट करा कि भाई वो जो डुप्लीकेट था कि भाई वो कहीं उसके अंदर कोई डिफेक्ट है कि नहीं है। तो इसको ये जो है हमें कैरी आउट करना पड़ेगा उस किससे, एनालिसिस या टेस्ट से, ठीक है। अब जो इसमें रिपोर्ट आएगी, ठीक है, रिपोर्ट टू इट्स फाइंडिंग, ठीक है, तो उसको हमें जो है विटिन 45 डेज़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देना होता है। अब हमने जब उसको डीसी को दिया है, लेट सपोज कि भाई हमारा जो टेस्ट और एनालिसिस था वो पर्टिकुलरली लेबोरेटरी में पूरी तरीके से जो विथिन 45 डेज़ में नहीं हुआ, तो हम डीसी से यहाँ पे जो है उसके लिए समय जो है ग्रांट कर सकते। डीसी जो है हमको बोल सकता है कि भाई आप 55 या 50 डेज़ के अंदर हमें वो रिपोर्ट ला के दे दीजिए, तो वो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो ये जो है सेक्शन 38 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बात करता है। तो यही हमने सेक्शन 5 के अंदर समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द सेक्शन 24। 23 वाला इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, 24 वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर डील करेंगे। और अ पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर पास्ड, ठीक है, बाय द सेंट्रल अथॉरिटी अंडर द सेक्शन वो हो सकता है आपका 20 एंड 21 में फाइल एन अपील टू द नेशनल कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर। अच्छा, अब क्या है कि भाई अपील का मतलब क्या है कि भाई बिना एविडेंस देखे ऑर्डर को पास कर रही है सेंट्रल अथॉरिटी, तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पार्टी यहाँ पे डिफेंडेंट है, वो जो है अपील फाइल कर सकती है स्टेट कमीशन को कि भाई देखिए हमारे जो ऑर्डर है वो बिना जो है कि बिना एविडेंस देखे ही पास कर रही है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे अपील का प्रोविज़न रखा गया है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर, जो बात करता है सेक्शन 20 और 21 के अंदर कि भाई 30 डेज़ यहाँ पे टाइम लिमिट रहेगी नेशनल कमीशन
को यहाँ पे जो है कि अपील फाइल की जा सकती है। ठीक है, अपील फाइल किसको होगी, मैंने सॉरी स्टेट कमीशन बोल दिया था, नेशनल कमीशन को फाइल होगी। ठीक है, तो नेशनल कमीशन को यहाँ पे अपील फाइल होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो ये क्या है कि जो ऑर्डर पास करा है उस ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है कि अगर उसको लगता है कि वो एग्रीव्ड है तो तब वो अपना जो है अपील एज ए स्टेट कमीशन को यहाँ पे नेशनल कमीशन को फाइल कर सकता है विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो वी हैव डिस्कस्ड हेयर द सेक्शन 21 सब क्लॉज 4 से लेकर यहाँ पे हमने 24 तक डिस्कशन कर लिया है। अब नाउ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, बेसिकली वो वीडियो हमारा स्टार्ट होगा आपका चैप्टर 4 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से। तो उसके बारे में हम जानना शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।